हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम और भूमि विधि के तहत ये वीडियो आपके एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर का आवश्यक कंटेंट है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने पेपर की तैयारी इसके माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की कौन सी धारा जोत के विभाजन के लिए प्रावधान करती है? तो जो विभाजन का अधिकार देने वाली धारा है वो 116 है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में कौन सी धारा जोत विभाजन से संबंधित है? तो जोत विभाजन से संबंधित अगर धाराओं की बात की जाए तो 116 भी संबंधित है, 117 भी संबंधित है और 107, 8, 9 भी संबंधित है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 144 के अधीन क्या लाया जा सकता है? तो धारा 144 के अधीन घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपनी हैसियत की घोषणा करवाता है। अगला है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 107 के अनुसार जोतवाद के प्रत्येक वाद पत्र में निम्नलिखित में क्या विवरण होना चाहिए? तो वादी का नाम और पता होना चाहिए, दावा का अंश होना चाहिए, अन्य खातेदारों का अंश और वादी का नाम। पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जोत विभाजन के प्रत्येक वाद संहिता द्वारा 117(1) के अनुसार किसके न्यायालय में संस्थापित किया जाएगा? तो जोत के विभाजन यानी अगर हम बंटवारे का वाद दायर करना चाहते हैं तो ये कहाँ होगा? तो ये सहायक कलेक्टर एडीएम के पास दर्ज किया जाएगा। कुर्रा रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो कुर्रा रिपोर्ट हमारा लेखपाल तैयार करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेखपाल द्वारा जोत विभाजन की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? तो जोत विभाजन की रिपोर्ट को कुर्रा रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 2006 की धारा 118 का संबंध किससे है? तो 1000 ये हमारी जो 118 धारा है इस पर भूमि द्वारा समर्पण के अधिकार का वर्णन है। आख्या और कुर्रा रिपोर्ट किसके द्वारा पुष्टि की जाती है? तो ये लेखपाल के द्वारा पुष्टि की जाती है। समर्पण जोत में क्या छोड़कर किया जाता है? तो समर्पण जोत जो होती है उसमें अपना अधिकार यानी व्यक्ति के अपने अधिकार को छोड़ करके समर्पण किया जाता है। भूमिधर द्वारा समर्पण के विषय में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की किस धारा में वर्णन किया गया है? तो धारा 118 में इस बात का वर्णन किया गया है। राजस्व नियमावली 2016 के नियम 110, नियम 111, 112 निम्नलिखित में किसका प्रावधान है? तो समर्पण से संबंधित प्रावधान इन जगहों पर दिए गए हैं। आसामी द्वारा जोत के समर्पण के बारे में क्या प्रावधान है और ये किस धारा में दिए गए हैं? तो जो आसामी के समर्पण का अधिकार है वो धारा 119 में वर्णित है। समर्पण की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? तो ये प्रावधान हमारे नियम 112 में बताए गए हैं। समर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन तहसीलदार के समक्ष किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा? तो ये जो समर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन है ये तहसीलदार के पास व्यक्तिगत रूप से या तो आप जाके प्रस्तुत करें या पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करें। ए और बी दोनों तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। समर्पण के लिए आवेदन के बाद तहसीलदार द्वारा अविलंब संबद्ध भूमि प्रबंधक समिति के किस पदाधिकारी को नोटिस की एक प्रति भेजी जाएगी? तो मैंने पहले ही कहा है कि भूमि प्रबंधन के लिए जो अध्यक्ष होगा उसके लिए आपको नोटिस भेजी जाएगी और भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो है वो प्रधान होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। कुर्रा रिपोर्ट उप जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि के बाद क्या तैयार किया जाता है? तो कुर्रा रिपोर्ट जो कि लेखपाल के द्वारा तैयार की जाएगी उसके समर्पण के बाद उस प्राथमिक डिक्री का प्रतिपादन किया जाता है। कुर्रा रिपोर्ट की सुनवाई कौन करता है? तो कुर्रा रिपोर्ट की सुनवाई उप जिलाधिकारी करता है। भूमिधर द्वारा जोत के परित्याग के बारे में प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में वर्णित किया गया है? तो ये प्रावधान धारा 122 में वर्णित है। कुर्रा रिपोर्ट तैयार करने में निम्नलिखित में किस सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है? तो यथासंभव विभाजन में समानता हो इस बात का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान खेतों को विभक्त ना किया जाए इस बात को ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक पक्ष को यथासंभव सहित भाग दिया जाए यानी एक साथ भाग दिया जाए, इन सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आसामी द्वारा समर्पित भूमि
भूमि कर देने से उसमें से अधिकार और हित के समर्पण दिन कितने दिनों के बाद समझा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि समर्पण की तिथि से कितने दिनों की बाद अधिकार कितने दिन बाद समर्पित माना जाएगा। भूमि समर्पित किए जाने पर ऐसी भूमि से उसका अधिकार और हित समर्पण के कितने दिन बाद समाप्त समझा जाएगा। तो ऐसा हित समर्पण की तिथि से 1 वर्ष बाद तक रहता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कहीं पर कोई सही नहीं है। 365 दिन तक रहेगा, ये बात याद रखनी है। समर्पण की कार्रवाई किसके द्वारा निम्नलिखित तौर पर की जाती है? तो समर्पण की कार्रवाई किए जाने का जो अधिकार है वो तहसीलदार द्वारा किया जाता है। समर्पण किसके द्वारा किया जा सकता है? समर्पण का कार्य जो है वो भूमिधर द्वारा भी हो सकता है और आसामी द्वारा भी हो सकता है। ए बी दोनों के द्वारा होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। परित्याग के विषय में प्रावधान संहिता की किस धारा में दिए गए हैं? तो परित्याग संबंधी प्रावधान 122 से 124 तक दिए गए हैं। परित्याग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आसामी और भूमिधर दोनों परित्याग कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समर्पण के विषय में राजस्व संहिता की किस धारा में प्रावधान वर्णित किए गए हैं? तो समर्पण के विषय में प्रावधान 118 से 121 तक किए गए हैं। परित्याग किसका परिणाम है? तो अगर परित्याग किया जा रहा है तो परित्याग चूक का परिणाम माना जाता है। समर्पण में किसके द्वारा लिखित नोटिस देना जरूरी है? तो समर्पण में जैसे ही समर्पण की बात आएगी तो समर्पण में जोतदार द्वारा लिखित नोटिस दिया जाना जरूरी है। परित्याग की कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? तो परित्याग की कार्रवाई कलेक्टर के द्वारा की जाती है। परित्याग के परिणाम का उल्लेख उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की किस धारा में उल्लिखित है? तो परित्याग के परिणाम संहिता की धारा 123 में उल्लिखित हैं। आसामी के समर्पण के संबंधित कौन सी धारा है? तो आसामी के अधिकार से समर्पण के संबंध में धारा 113 में वर्णन किया गया है। समर्पण का तात्पर्य है कि जोत में अपने अधिकारों को छोड़ देना, जोत में अपने अधिकारों को वापस कर देना। दोनों के दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। भूमि प्रबंधक समिति के कार्य होते हैं भूमि का प्रबंधन करना, जोत चकबंदी में सहायता देना और आवंटन के पश्चात आवंटी को आवास दिलाना। तो ये सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।